मून पर हवा ना होने के बावजूद फ्लैग कैसे उड़ सकता है? मून से ली गई तस्वीरों में स्टार्स कहाँ गायब हो गए? और एक से ज़्यादा शैडोज़ कैसे नज़र आ सकते हैं? क्या आज तक जितनी भी ह्यूमन लैंडिंग्स हुई हैं मून पर सब फेक हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले ज़रूरी है कि अपोलो 11 मिशन पर एक नज़र डाली जाए। 8 दिन और 3 घंटे जारी रहने वाले अपोलो 11 का सफ़र 16 जुलाई 1969 को स्टार्ट हुआ, जब फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट ने उड़ान भरी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन के कमांडर थे एंड बुज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी इनके साथ थे। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट एंड सैटर्न वी रॉकेट के 4 पार्ट्स मतलब के मॉड्यूल्स थे। लोअर मॉड्यूल जिसकी 3 स्टेजेस थी। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हाइट इंक्रीज होती एंड फ्यूल कंज्यूम होता, तो 1 बाय 1 ये पार्ट्स सेपरेट होकर स्पेसक्राफ्ट का वेट कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट से अलग होते गए। लास्ट स्टेज ने अलग होने से पहले स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ऑर्बिट से निकालकर मून की ट्रेजेक्टरी में छोड़ दिया और आगे का काम इस स्पेसक्राफ्ट ने किया। स्पेसक्राफ्ट के 3 मॉड्यूल्स थे। कमांड मॉड्यूल जिसको कोलंबिया भी कहते हैं एंड ईगल मतलब कि लूनर मॉड्यूल जिसका काम मून की सरफेस पर लैंडिंग करना था और कमांड मॉड्यूल को मून के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना था। एंड थर्ड वाज सर्विस मॉड्यूल जो कि कमांड मॉड्यूल के साथ ही जुड़ा हुआ था। 3 दिन के बाद 19 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में एंटर हुआ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 3 रिवोल्यूशंस अराउंड मून, लूनर मॉड्यूल मून पर लैंडिंग के लिए कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया। इतना टाइम लूनर मॉड्यूल को रिवोल्यूशन में रखने का मकसद डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर सेफली लैंड करना था, ताकि वापसी पर जब दोबारा कमांड मॉड्यूल के साथ लूनर मॉड्यूल जुड़े तो कोई नुकसान ना हो। 20 जुलाई को ईगल ने सेफली मून पर लैंड किया एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मिशन कंट्रोल जो कि अर्थ पर था ये मैसेज दिया, द ईगल हैज़ लैंडेड। एंड बुज एल्ड्रिन ने कहा, क्या खूबसूरत वीरानी है। ये वर्ड्स सुनते ही मिशन कंट्रोल में सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, बिकॉज 8 साल पहले जो जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 25 मई 1961 को अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरा ड्रीम है कि इंसान मून पर लैंड करे और सेफली अर्थ पर वापस आए, और इसको 8 साल बाद नासा ने सच कर दिखाया। हर एक चीज़ को चेक करके लैंडिंग के 6 घंटे और 39 मिनटों के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनर मॉड्यूल से बाहर कदम रखा और बाहर हर चीज़ को अच्छी तरह जांचने के बाद बुज एल्ड्रिन को भी बाहर आने का कहा, और इन दोनों ने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे मून की सरफेस पर गुजारे। इन 2.5 घंटों में इन्होंने मून की बहुत सी तस्वीरें ली, मून की सरफेस में प्रेजेंट मटेरियल्स की कंपोजिशन और मून पर आने वाले ज़लज़ले और एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए वहाँ साइज़मोमीटर और रेट्रो रिफ्लेक्टर डिप्लॉय किए और फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स के लिए 21.5 केजी रॉक और मिट्टी के सैंपल्स भी लिए। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में वापस टेस्ट करने चले गए और दोनों अपने बच्चों और घर वालों के बारे सोचने लगे कि कैसे उन्होंने हर मोड पर इनका साथ दिया, और माइकल कॉलिंस भी कमांड मॉड्यूल में मून के अराउंड ऑर्बिट करते अपनी फैमिली के बारे ही सोचते रहे। लूनर मॉड्यूल की 2 स्टेजेस थी, एक जिसका काम मून ऑर्बिट से मून सरफेस पर लाना था जो कि अपना काम कर चुका था, और अब डिसेंट स्टेज को यही मून पर रहना था, जबकि एसेंट स्टेज में लूनर मॉड्यूल को वापस कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ना था जो कि मून ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। मून ऑर्बिट में कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन तमाम चीज़ों के साथ जो मून से ली थी कमांड मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस के साथ आ गए, और वेट कम करने के लिए असेंट स्टेज को इसी मून ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। इससे आगे सर्विस मॉड्यूल का काम शुरू हुआ। 22 जुलाई को अर्थ की तरफ वापसी के सफ़र का आगाज़ हुआ। सर्विस मॉड्यूल ने कमांड मॉड्यूल को मून के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की ट्रेजेक्टरी में डाला, एंड जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट एंटर हुआ तो सर्विस मॉड्यूल को भी वेट कम करने के लिए उतार दिया गया। 24 जुलाई 1969 को कमांड मॉड्यूल ने सेफली अपने पैराशूट सिस्टम को यूज़ करते हुए पैसिफिक ओशन में अपने सफ़र का कामयाब इख्तिताम किया। ओशन में लैंडिंग का पर्पज़ क्रूज़ एंड मॉड्यूल की सेफ्टी थी, जो कि एटमॉस्फेयर से फॉलिंग के टाइम एक्सेस टेम्परेचर से हो सकती थी। अपोलो 11 मिशन को जहां बहुत से साइंटिस्ट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज ने सराहा, वहां बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने भी इसको फेक साबित करने की कोशिश की। मून पर ली गई तस्वीरों में एक चीज़ के मल्टीपल शेडोज थे, जिसका मतलब था कि वहाँ एक से ज़्यादा लाइट सोर्सेज हैं, जबकि वहाँ एक सिंगल लाइट सोर्स सन है। फ्लैग मून पर कैसे हिल सकता है जबकि वहाँ कोई हवा मतलब कि एटमॉस्फेयर नहीं और स्टार्स भी दिखाई नहीं दिए तस्वीरों में, जिससे लोगों को ये कहने का मौका मिला कि ये सब एक स्टूडियो में शूट किया गया है और ये मिशन फेक है। एंड जस्ट यही नहीं, अभी तक की जितनी भी ह्यूमन लैंडिंग्स हुई हैं मून पर सब फेक हैं। नासा ने हर एक कंट्रोवर्सी का साइंटिफिकली जवाब दिया। मून की सरफेस प्लेन नहीं, कहीं क्रेटर्स हैं, फ्रॉग्स तो कहीं माउंटेन्स, जिनकी वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट से ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल शेडोज बनते हैं।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी अनलेस कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अर्थ पर जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको कोई फोर्स ना भी रोके तो एयर मतलब कि एटमॉस्फेयर की रेजिस्टेंस की वजह से एक टाइम आता है कि वो बॉडी हरकत करना रुक जाती है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए फ्लैग लगाते हुए बुज और नील से हिल गया था तो वो हिलना कंटिन्यू रहा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं थी जो मोशन को रोकती। मून की ब्राइट सरफेस और एस्ट्रोनॉट्स को कैप्चर करने के लिए कैमराज सेट किए गए थे, इसलिए स्टार्स नज़र नहीं आए। ऐसे ही अर्थ सरफेस पर जब बहुत लाइट वाली जगह पर तस्वीरें और वीडियोस बनाई जाती हैं तो स्टार्स नज़र नहीं आते। इन सब रिस्पॉन्सेज के अलावा रॉक्स एंड सोइल के सैंपल्स जो कि मून से लिए गए थे, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित हो गया कि वो मटेरियल अर्थ के नहीं थे। रिट्रो रिफ्लेक्टर एंड साइज्मोमीटर जो कि मून पर डिप्लॉय किए गए थे, उनसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से भी साबित हुआ कि ये लैंडिंग रियल थी। बहुत से फोटोग्राफ्स ऐसे भी थे जो काफ़ी वाइड एरिया कवर कर रहे थे, जिससे मून का काफ़ी एरिया एस्ट्रोनॉट्स खुद और बाकी चीज़ें भी कवर हो रही थीं, जिससे मज़ीद प्रूफ मिलता है कि लैंडिंग रियल थी। मिशन के बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस और सैंपल्स ने ये प्रूव किया कि ये लैंडिंग रियल थी। इन कंट्रोवर्सीज एंड एविडेंसेस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, लैंडिंग रियल थी या फेक? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना।